बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया हुआ है। नेम ऑफ द चैप्टर इज़ अगेन रिवाइजिंग एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैं, वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट्स। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स, इनके बारे में हम आज सीखेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था और हमने मदद ली थी साथ एक जनरल एक्सप्रेशन की। आज उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम आज डिफाइन भी करेंगे। डिफाइन करने के बाद उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसका एक्सप्लेन भी करेंगे और उसके बाद एट द एंड हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स को भी देखेंगे कि इसके क्या क्या यूनिट्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेफिनेशन से। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपके पास है कि इज अ रेशो। ये एक रेशो होती है और ये रेशो, जाहिर बात है, रेशो कम से कम दो चीज़ों के दरमियान तो होती है। और वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? उनमें जो पहली चीज़ है वो हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये जो पहला प्रोडक्ट का लफ्ज़ है ये मल्टीप्लिकेशन को जाहिर कर रहा है, या उर्दू में बोलें तो कहेंगे हासिल ज़र। तो ये वो वाला प्रोडक्ट है। और ये वाला प्रोडक्ट्स कौन से हैं? जो कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, बनने वाली चीज़ जो है वो प्रोडक्ट्स कहलाती है। और प्रोडक्ट्स की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो ये वो प्रोडक्ट्स हैं। रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया था कि क्या चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये हमारे पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है और उसके जो पावर ऑफ कोएफिशिएंट है वो भी उसके साथ होगी। दूसरी चीज़ क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। बिल्कुल सेम चीज़ें हैं दोनों ही। फ़र्क क्या है कि ये ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स है हमारे पास और नीचे हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट्स है, एज़ एक्सप्रेस्ड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, ये जो हमारे पास पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स है ये कहाँ से आएँगे? ये हमारे पास आएँगे जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसमें दिए हुए होते हैं, उसमें एक्सप्रेस किए हुए होते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है जो कि आपके सामने इस तरह से मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें ये जो ऊपर वाली लाइन है वो तो आपको, यानी कि अगर आपको डेफिनेशन याद है तो ये नीचे वाला फॉर्मूला आप खुद से लिख सकते हैं। फॉर्मूला याद है तो डेफिनेशन खुद से, यानी दोनों चीज़ों में से एक चीज़ अगर आप कर लें और ज़्यादा बेहतर जो है वो आप डेफिनेशन कर लें तो बेहतर है। और ये डेफिनेशन में से ही ये आपने ये वाली चीज़ निकालनी है। वो कैसे? कि यहाँ से लेकर ये द प्रोडक्ट से लेकर रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये इतना हिस्सा जो है, इतना सेंटेंस ये बटे के ऊपर लिखेंगे, लाइन के ऊपर, डिवाइडिंग लाइन के ऊपर, रेशो के ऊपर। और दूसरा जो है वो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से लेकर यहाँ तक कोएफिशिएंट्स तक। अगर आप देखें तो ये दोनों लाइनों, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें जो हैं वो तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं सिवाय एक लफ्ज का जो डिफरेंस है उसके साथ। अभी देखिए प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, नीचे भी प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, यहाँ पर प्रोडक्ट्स है लेकिन नीचे रिएक्टेंट्स है। सिर्फ एक यही डिफरेंस है। बाकी आप देखें रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, ये दोनों चीजें बिल्कुल जो हैं वो सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो रेशो है। और किन दो चीजों के दरमियान में रेशो है? आसान लफ्जों में कहूँ तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के दरमियान रेशो है जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाती है। तो जाहिर बात है ये कांस्टेंट क्वांटिटी होगी। इसको मजीद जो है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। अगेन हमारे पास मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने दोबारा लिखा है। इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंपलीफाई करके आपको समझाने के लिए, आपको याद करवाने के लिए एक और तरीके से मैंने आपके लिए लिखा है और वो तरीका ये है Kc इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट्स और नीचे है रिएक्टेंट्स। अब जो बाकी लफ्ज मैंने सारे खत्म कर दिए हैं उनकी जगह पर उनके सिंबल्स यूज कर लिए हैं। वो कैसे? आपको पता है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये कंसंट्रेशन को जो है वो जाहिर करती हैं। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये जो ए है जो कि मैंने पावर में लिखा हुआ है, रेज्ड टू द पावर है, तो ये वो रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से आएगी। आगे चल के हम एग्जांपल्स में इसको मजीद क्लियर करेंगे। नीचे रिएक्टेंट्स है, अगेन जो है वो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रही हैं। और ये जो बी है, ये भी नंबर ऑफ मोल्स को कह लें, कोएफिशिएंट को कह लें, उसका एक्सप्रेस कर रहे हैं।
लिए स्टूडेंट्स, इसी ये जितनी बात हमने की है इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू वेरीफाई भी करते हैं। ये हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है, हाइड्रोजन आयोडीन के साथ, हाइड्रोजन गैस आयोडीन गैस के साथ रिएक्ट करती है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। ये हमारे पास एक आप कह लें कि केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है। अब इसके लिए अगर हम अपने ये ऊपर वाले दिए गए फार्मूलाज के मुताबिक केसी का एक्सप्रेशन लिखे तो वो किस तरह से आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। केसी इज इक्वल टू, ऊपर चूंकि प्रोडक्ट्स है तो हमने यहाँ पर ऊपर प्रोडक्ट्स लिखना है, और इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन सा है, हाइड्रोजन आयोडाइड HI, तो प्रोडक्ट्स की जगह पे हमने HI लिख दिया। अब ये जो 2 है ये कोफिशिएंट है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, इनको हम रेज टू द पावर करके यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। और बटे के नीचे हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, तो इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास रिएक्टेंट कौन सा, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस है। अब ये 2 रिएक्टेंट हैं तो इनको हम सेपरेट कहने के स्क्वायर ब्रैकेट्स के थ्रू डिनोट करेंगे। ये हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन दोनों को अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और ये कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, दोनों के दरमियान में कोई भी चीज नहीं है, तो इसका मतलब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका कोई एक मल्टीप्लिकेशन के बाद कोई प्रोडक्ट आएगा, उसी को हम बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये इतनी बात। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसके हवाले से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अब वो पॉइंट कौन कौन से हैं कि कन्वेंशनली मतलब रिवायती तौर पर तो होता क्या है कि प्रोडक्ट्स आर रिटन इन द न्यूमरेटर और रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द डिनोमिनेटर। तो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बटे के ऊपर लिखे जाते हैं और जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो बटे के नीचे लिखे जाते हैं। आसान लफ्जों में बता रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैसे, अभी हम लास्ट पढ़ के भी हैं, दोबारा आपके सामने ये है। ये देखें कि आमतौर पर जो है वो प्रोडक्ट्स इस बटे के ऊपर लिखे जाते हैं और रिएक्टेंट्स जो है इनकी कंसंट्रेशन बटे के नीचे लिखी जाती है। ये जब हमने लास्ट टाइम इसके केसी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था तो उसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो हैं वो बटे के ऊपर और बटे के नीचे आते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हवाले से 2 मजीद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। वो कौन कौन से हैं, उनमें पहला पॉइंट है ये हमारे पास द वैल्यू ऑफ केसी। ये जो केसी है इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो केसी की वैल्यू चेंज होगी, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो केसी की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट आएंगी। और ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको अपने ज़हन में रखना है। दूसरा जी हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ये कंसंट्रेशन और जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं इनकी इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये नहीं डिपेंड करता कि हमने हाइड्रोजन गैस कितनी ली थी, आयोडीन गैस कितनी ली थी। मतलब अगर हम हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को चेंज कर देंगे तो केसी की वैल्यू पर फर्क आएगा, नो। अगर हम आयोडीन की वैल्यू कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, शुरू के अंदर जो ले रहे हैं कंसंट्रेशन, वो इनिशियल कंसंट्रेशन अगर चेंज कर दे तो केसी की वैल्यू चेंज होगी, तो इसका आंसर होगा नो। सिर्फ चेंज कब होगी, जब टेम्परेचर में चेंज आएगा। स्टूडेंट्स अब हम यूनिट्स की तरफ मूव करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स किस तरह से डिराइव किए जाते हैं। आपको पता है कि हर क्वांटिटी का कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर फोर्स की बात करें तो 9th क्लास के अंदर आप ये इन चीज़ों से आपका पाला पड़ा है, फिजिक्स के अंदर आप पढ़ के आए हुए हैं, और भी केमिस्ट्री के अंदर भी यूनिट्स आपने पढ़े हैं। जैसे मैं आसानी के लिए आपकी फोर्स फोर्स का यूनिट न्यूटन है, इस तरह मैस है, मैस के यूनिट्स जो है वो ग्राम है, किलोग्राम है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप बात करें उसकी डिस्टेंस की बात कर लें तो उसका यूनिट मीटर, उसके यूनिट्स जो हैं वो मीटर है, किलोमीटर है, तो ये यूनिट्स आप पढ़ के हैं। और एक और बात कि जब आपने ये यूनिट्स, जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन है, तो ये यूनिट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ये उसी के उसके फॉर्मूला से मिलते हैं, उस क्वांटिटी के फॉर्मूला से हमें मिल जाते हैं डिराइव करने हो तो हम जो है वो केसी का एक्सप्रेशन हमने ड्राइव किया हुआ है, उसी एक्सप्रेशन की मदद से, उसी इक्वेशन की मदद से हम इसके यूनिट्स पे जो है वो ड्राइव करेंगे। उसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन कंसीडर करते हैं। अगेन हाइड्रोजन आयोडीन का रिएक्शन है, ये आपके पास कह लें कि एक केमिकल इक्वेशन है। अगर इसके लिए हम केसी का एक्सप्रेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से आएगा, प्रोडक्ट्स ऊपर वाली साइड पे रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट मौजूद है 2, तो वो आ जाएगा यहाँ पर। इसी तरह ये रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन, इनका प्रोडक्ट जमा, यानी कि केसी का एक्सप्रेशन इस रिएक्शन के लिए इस तरह से होगा। अब हम जानते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये कंसंट्रेशन, इसके यूनिट्स हम पढ़ के आए थे।
जब हमने लॉ ऑफ मास एक्शन स्टार्ट किया था तभी हमने इसके कंसंट्रेशन, तब हमने ये देखा था कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ने कंसंट्रेशन को शो करती हैं और कंसंट्रेशन का यूनिट जो होता है वो होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर हम इसी फॉर्मूला के अंदर उसकी वैल्यूज पुट करें कंसंट्रेशन के यूनिट्स की, तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। तो अब यहाँ पर ये स्क्वायर है पावर के अंदर, तो यहाँ पे हम स्क्वायर पे लिखेंगे। इसी तरह नीचे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, आयोडीन की कंसंट्रेशन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये देखें जरा, नीचे जो है वो दो हैं, एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये है, एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, और ऊपर स्क्वायर है। तो स्क्वायर का मतलब यही है कि जो मोल पर डेसीमीटर क्यूब है वो दो हैं। फर्क ये है कि ऊपर जो है वो एक ही जगह पर इकट्ठे करके लिखे हुए हैं और ये नीचे ओपन फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं। अगर मैं ऊपर वाले को भी ओपन फॉर्म में ले आऊं तो ये कुछ इस तरह से होगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। नीचे तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, तो ये सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो होगा नो यूनिट्स। क्या होगा? नो यूनिट्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमने तो ये रिएक्शन लिया हाइड्रोजन और आयोडीन वाला, जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, ये वाला रिएक्शन हमने कंसिडर। क्या हर एक रिएक्शन के अंदर केसी के यूनिट्स जो हैं वो आंसर नो यूनिट आएगा, यानी कि उसका कोई यूनिट नहीं होगा? तो इसका जवाब है नहीं। इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल रिएक्शन और द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये यूनिट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, जब होंगे तब भी चेंज हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक और एग्जांपल आपके लिए शेयर की है, और वो एग्जांपल है हमारे पास ये वाली अमोनिया गैस वाली, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। इसके लिए हमारे पास जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है वो है नाइट्रोजन का 1 मोल प्लस 3 हाइड्रोजन गैस के 3 मोल, और ये मिलकर आपस में अमोनिया गैस, एक रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखें तो वो कुछ इस तरह से आएगा, ऊपर वाली साइड पे प्रोडक्ट्स लिखेंगे, नीचे वाली साइड पे रिएक्टेंट्स लिखेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया गैस है और ये 2 कॉफिशिएंट है, इसको हम यहाँ पे पावर बना के लिख देंगे N2। इसका कॉफिशिएंट कोई नहीं है, तो जाहिर बात है इसमें भी हम कोई कॉफिशिएंट पावर में नहीं लिखेंगे। इस तरह हाइड्रोजन गैस है, इसका कॉफिशिएंट 3 है, नंबर ऑफ मोल्स 3 है, जिनको हम पावर बना के यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब हम इसके जो यूनिट्स हैं उनको अगर हम इसी एक्सप्रेशन के थ्रू लिखें तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि ऊपर अमोनिया की कंसंट्रेशन के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब, कंसंट्रेशन ही है ना, तो कंसंट्रेशन का यूनिट तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब सेम रहेगा। और ये पावर में हमारे पास 2 है, और ये नीचे मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। अब ये नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर चूंकि कोई पावर नहीं थी और हाइड्रोजन के लिए 3 पावर है, जो कि ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से मिल रही है, पता चल रही है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाता है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि ऊपर ये स्क्वायर है तो इसका मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब 2 टाइम्स है जो मल्टीप्लाई होगा आपस में, और नीचे अगर इकट्ठा देखें मिला के तो ये 3 एक और 1 एक 4 है, तो बाकी कितने बचेंगे? नीचे 2 बचेंगे। अगर हम इसी को बटे के ऊपर लाना चाहें तो पहले तो स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका मोल का स्क्वायर मोल स्क्वायर हो जाएगा, और डेसीमीटर क्यूब ये -3 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 हो जाएगा। अब आपको पता है कि जब हम किसी क्वांटिटी को बटे के नीचे से ऊपर शिफ्ट करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं उन पावर्स के साइंस चेंज हो जाते हैं। अगर वो पॉजिटिव के अंदर है तो वो नेगेटिव में हो जाएगी, और नेगेटिव के अंदर तो वो पॉजिटिव के अंदर हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जैसे ये मोल है, इसका स्क्वायर लेंगे तो मोल स्क्वायर हो जाएगा, और वो प्लस के अंदर होगी पावर, यानी पॉजिटिव होगी। तो जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो मोल पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी वो माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह ये नीचे जो है वो -6 था, तो सॉरी, तो ये -6 था, तो -6 जो है वो ऊपर आके +6 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास अब यहाँ पर जो यूनिट आए हैं ये भी यूनिट केसी के ही हैं, लेकिन फर्क क्या है कि हमने केमिकल रिएक्शन चेंज किया तो यूनिट्स जो है वो चेंज हो गया। पर मोल स्क्वायर और DM6 हेक्साडेसिमल डेसीमीटर। तो ये इस तरह से हमारे पास ये। अच्छा, अब स्टूडेंट्स ये तो हमें पूरी मतलब एक फॉर्मूला लिखे हैं, सॉरी केसी का एक्सप्रेशन लिखे हैं, उसमें फिर वो कंसंट्रेशन और उसको सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो है वो हमें ये सारी चीजें पता चल रही है, भाई यूनिट आएगा नहीं आएगा, आएगा तो क्या होगा। ये तो आपने एक आपको डिटेल्ड मैकेनिज्म बता दिया कि किस तरह से यूनिट डिराइव करना है आपने, लेकिन इसका एक शॉर्टकट
कि हम जो है वो केमिकल रिएक्शन की सिर्फ इक्वेशन को ही देखें, तो क्या इक्वेशन को देखकर भी पता कर सकते हैं कि भाई केसी का यूनिट होगा या नहीं होगा? तो इतनी बात तो जरूर बता सकते हैं। और वो कैसे बता सकेंगे? अभी देखिएगा, जो हमारे पास ये वाला रिएक्शन था, ये वाला हाइड्रोजन आयोडाइड वाला, इसमें आपने करना क्या है कि रिएक्टेंट वाली साइड के नंबर ऑफ मोल्स को जमा करना है, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट वाली साइड है इनके नंबर ऑफ मोल्स को आपने जमा करना है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर रिएक्टेंट्स वाले देखें तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास ये हाइड्रोजन, इसके साथ यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है, और इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं मतलब 1 है, और इसका नंबर ऑफ मोल 1, इसका भी नंबर ऑफ मोल 1, तो 1 + 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप ये प्रोडक्ट वाली साइड पे हैं तो ये आपको कोएफिशिएंट जो है वो बता रहा है कि इस तरफ जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो भी क्या है? 2 हैं। अगर तो ये नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सेम होंगे तो हमारे पास जो है वो कोई भी यूनिट नहीं आएगा। जैसा कि हमने ये देखा था, आपने जब इसको ये ड्राइव किया तो आपके पास ये आप देख रहे हैं यहाँ के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं है। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि केमिकल रिएक्शन के दोनों तरफ रिएक्टेंट के भी नंबर ऑफ मोल्स को जमा कर लें, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को भी जमा कर लें। जमा करने के बाद अगर तो वो सेम है तो कोई यूनिट नहीं होगा, और अगर सेम नहीं है तो फिर कोई ना कोई यूनिट जरूर होगा, जैसे कि अगले रिएक्शन में हम देखेंगे। ये वाला देखें जरा, इसमें अगर अब हम नंबर ऑफ मोल्स देखें तो नाइट्रोजन का है 1 और हाइड्रोजन के 3 है। 3 + 1 ये हो जाएंगे हमारे पास 4, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 4। और इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। अब इस केस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट वाली साइड पर, प्रोडक्ट वाली साइड पे सेम नहीं है, और यही वजह है कि हमारे पास एंड पे जो आंसर आया था उस आंसर में जो केसी के यूनिट्स हैं वो मौजूद हैं। मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स अगर दोनों साइड पे सेम है तो फिर कोई यूनिट नहीं होगा, और अगर सेम नहीं है तो फिर कोई ना कोई केसी का यूनिट आएगा। ये एक इजी वे है डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज करते वक्त जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि आप ये इस तरह की डेरिवेशन सारी करें। तो एक आसान तरीका आपको बता दिया, कम से कम आपको ये पता चल जाएगा भाई कोई यूनिट है कि नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसी चीज की मजीद एक्सरसाइज के लिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको हम करते हैं। अगेन आपके पास ये वही केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड वाला। इसमें हमारे पास जो चीजें गिवन है वो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, मतलब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। इस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का मतलब फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्ट और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों सेम है, बट टेकिंग प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया तो उस वक्त हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस की कंसंट्रेशन है वो इतनी है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जो आयोडीन गैस है उसकी कंसंट्रेशन है 0.06 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह जो हाइड्रोजन आयोडाइड है जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन है 0.49 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये जो रिएक्शन है ये हो रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, जो कि रूम टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है। अब इसके लिए हमने केसी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, केसी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। ये स्टूडेंट रिएक्शन है, इसके लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास। आपको पता है कि ऊपर प्रोडक्ट्स आएंगे, नीचे रिएक्टेंट्स आएंगी। अगर के कोएफिशिएंट्स हैं तो उनको हमने पावर बना के लिख देना। अब अगर हमारे पास इसी फॉर्मूला के अंदर हम इनकी वैल्यूज पुट करें, ऊपर ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड हमें गिवन है HI इज इक्वल टू 0.49 मोल पर डेसीमीटर। इसी तरह हाइड्रोजन की जगह पे इसकी कंसंट्रेशन आप पुट कर दें, आयोडीन की जगह पे इसकी कंसंट्रेशन पुट कर दें, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा। ये हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, आयोडीन की कंसंट्रेशन। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 80। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इस 80 के साथ कोई भी यूनिट नहीं लिखा हुआ, और अगर कोई यूनिट नहीं लिखा हुआ तो इस बात को हम ये पिछले से पिछली स्लाइड के अंदर हमने इस चीज को वेरीफाई किया है और यूनिट से ड्राइव करके देखा है कि अगर ये वाला रिएक्शन होगा हाइड्रोजन आयोडाइड वाला तो हमारे पास केसी का जो यूनिट है वो कोई भी नहीं होगा। विदाउट यूनिट इसके जो वैल्यू है वो लिखी जाएगी विच इज 80। स्टूडेंट इस यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को केसी एक्सप्रेशन के हवाले से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये जो कुछ प्रैक्टिस वर्क है आपने खुद अपने हाथ से ये काम करना है। आपकी किताब पर प्रॉब्लम नंबर 9.2 है और प्रॉब्लम नंबर 9.3 है।
जो कि एग्जाम्पल्स हैं और ज़ाहिर बात है सॉल्व्ड फॉर्म के अंदर ही लिखी हुई हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इनको जो है वो ज़ुबानी करने की स्टेटमेंट देख लें बुक से, और बाकी जो चीज़ें हैं वो खुद से मैंने आपको बताया उस तरह से कैलकुलेट करने की कोशिश करें, और कैलकुलेट करने के बाद आपने जो आंसर्स हैं वो किताब पर दिए गए जवाब के साथ आप उसको मैच करें, और अपने जो है वो फिर अगर करेक्शन नीडेड है, अगर गलती है तो उसको भी देखें कहाँ पे गलती की है, और अगर ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर तकरीबन 2 लेक्चर्स बनेंगे तो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।